हल्कू ने आकर स्त्री को कहा, सहाना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उसने कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह से सो नहीं सकता। मगर सहाना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गाली देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से कट जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम दिल लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करते हुए बोला, दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय। जरा सुनूं तो, कौन सा उपाय करोगे, कोई खैरात दे देगा कंबल, ना जान कितनी बाकी है, जो किसी तरह चूकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी। हक्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हक्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर अक्कू के हाथ पर रख दिया और बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख में एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की ढोस तो ना रहेगी, अच्छी खेती है, मजदूरी कर कर लाओ, वह भी उस पर झोंक दो, उस पर से ढोस। हक्कू ने पैसे ले लिए और बाहर चला, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे हैं। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भार से दबा जा रहा है। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुराते हुए मालूम होते हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बॉक्स के खटाले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े पड़ा काँप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी की कूकू करके काट रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है। कहता तो था घर में पुआल पर लेट ले, तो यहाँ क्या लेने आए थे, अब खाओ ठंड में। क्या करूँ मैं, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, जैसे दौड़े दौड़े चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े अपनी दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिल्लम भरूं, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका हूँ। ये खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें और मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिल्लम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिल्लम पीते हुए कहा, पिएगा चिल्लम, जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम छलकाते हुए देखा। हल्कू ने कहा, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी से घुसकर बैठता, तब जाड़ा ना लगेगी। जबरा ने अपने पंजों को उसके घुटनियों पर रख दिए और उसके पास अपना मुंह रख दिया। हल्कू को उसकी सांसों की गर्मी लगी। चिल्लम पीकर हल्कू फिर लेटा और इस बार निश्चय कर लेटा कि अब की सो जाऊंगा, पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगी। कभी इस कंबल लेटता, कभी उस करवट लेटता, लेकिन जाड़ा किसी निशाच के भांति उसके छाती को दबाए हुए था।
जब किसी तरह ना रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया, उसके सर पर थपथपाया और अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत ना था, जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। इस अनोखे मित्र ने जैसे उसके आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। इस विशेष आत्मीयता ने उसे एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी, जो हवा के ठंडे झोंके को तुच्छ समझती थी। वह झटपट उठा और छपरी से बाहर जाकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, लेकिन वो ना गया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में आराम की भांति ही उछल रही थी। 1 घंटा और गुजर गया। रात में सीक्त को हवा ने धड़काना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती में मिलाकर सिर को उसके छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हीम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्त ऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत के कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बागों में पत्तियों के ढेर लगे हुए थे। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटराने देख तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं जा रहा। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उल्पा लिए बगीचे की तरफ चल दिया। जबरा ने उसे आते देखा। पास आने पर दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर टाते हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूकू करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जा रहा था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूल की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हें भी तो खुशबू आई होगी। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल गई, उसे चिंचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दिया और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जा रहे थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा करने में लगा हुआ था, इसी अलाव में कि वो ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी ही देर में अलावा जल उठा। उसकी लहरें ऊपर वाले वृक्षों को पत्तियों को छूते हुए भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो वह अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हैं। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, मानो दोनों पांव फैला लिए और मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जो जी में आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा ना सका था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही? जब्बर ने मानो कूकू करके कहा हो, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय नहीं सूझा? नहीं, इतनी ठंड लगती ही क्यों? जब्बर ने पूंछ हिलाई। मुन्नी से ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात नहीं थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर हल्कू के पास आया। हल्कू ने कहा,
चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का थोड़ा सा झोंका आने पर जल उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गरम राख के पास बैठ गया और एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी, उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ें चर चर सुनाई दे रही थी। उसने दिल से कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई भी जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ था। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता हुआ उसके पास आ गया। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपने जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसे ददाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ता है। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती है, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए जा रहे हैं। हल्कू पक्के इरादे से उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका आकर उसे लगा कि वो फिर से बुझते हुए अलाव के पास जाकर बैठ गया और राख को कुदेर कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े जा रहा था। नील गाय खेत का सफाया किए जा रही थी और हक्कू गरम राख के पास शांत बैठा था। आक्रम्यता ने रस्सियों के भांति उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उसी राख के पास गरम जमीन पर वही चादर ओढ़कर वो सो गया। सवेरे जब नींद खुली, तब चारों ओर धूप फैली हुई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी ने कहा, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मडेरा डालने का क्या लाभ हुआ? हक्कू ने बहाना करते हुए कहा, मैं मरते मरते बचा हूँ और तुझे खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ। दोनों फिर से खेत में आए। देखा सारा हाल, खेत पूरी तरह से रौंदा पड़ा है और जबरा मड़ैया के नीचे चित पड़ा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। लेकिन हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा।